जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर अब इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट 200 ओ लेवल एमसीक्यूज, यानी कि जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ा होगा कि हम आपके लिए लाए हैं 200 ओ लेवल के एकदम बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस मेनली किसको फोकस करके बनाए गए हैं, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्जाम होने वाला है अभी ही, उसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। पूरा आपका जो पूरा सेट है इसको, ठीक है ना। तो देखो, वैसे तो ये पार्ट 1 है, तो अगर आप पहली बार आए हो हमारे इस चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चंस ये पूरे बताएंगे ना, यही आपके 200 क्वेश्चंस, इन्हीं में से आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके वहां पर पेपर पर आ जाएंगे, ठीक है, एज इट इज, ठीक है ना। तो प्लीज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर वीडियोस देखते रहना, ठीक है। ये पार्ट 1 है और भी हम इसके पार्ट लेकर के आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना। यही 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके पेपर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वायरस स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वायरस का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि वायरस का अर्थ है, वायरस का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक, बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सप्लाई, सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सॉफ्टवेयर, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो अब हमसे वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, तो वैसे तो मैंने अपने हर वीडियो में ये बोल रखा है कि फुल फॉर्म्स यार जरूर से प्रिपेयर कर लेना। मैं इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूं कि फुल फॉर्म जरूर से प्रिपेयर कर लेना, फुल फॉर्म्स हमेशा आते हैं और रेगुलर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क वॉज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय, ठीक है ना, यानी कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है ये किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। हमसे ये पूछ रहा है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क किसके द्वारा डिजाइन और विकसित यानी कि किया गया था। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए आईबीएम, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था ये आपके अभी ही 2021 के 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था कंप्यूटर सेक्शन का, सेम टू सेम एज इट इज ये क्वेश्चन उतरा था। और देखिए ये हम इसमें उस सेट के सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिए हैं, जो क्वेश्चंस असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, बी माइक्रोसॉफ्ट। मैं फिर से बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, डैश इज नोन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि डैश को सिस्टम में अनधिकृत पहुंच के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस बोला जाता है किसी भी सिस्टम पर। अनऑथोराइज्ड एक्सेस पर मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए ऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है लीगल चीजें, लीगल जिससे कि हम एक्सेस कर सके किसी भी सिस्टम को, ठीक है। अनऑथोराइज्ड, अब यहां पे हमसे पूछ रहा है अनऑथोराइज्ड, यानी कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा एक्सेस है सिस्टम पर जो कि इलीगल है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा इसे इलीगल इसे अनाउंस किया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। पहले ऑप्शंस पढ़ लिया जाए, ए इंक्रिप्शन, बी हैकिंग, सी ट्रेसिंग, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हैकिंग, ठीक है ना, बी हैकिंग। आपने सुना भी होगा कई बार लोगों की जो सोशल मीडिया आईडीज होती हैं तो वो क्या होती हैं, अधिकतर हैक कर जाती हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक आईडी हो गई, इंस्टा आईडी हो गई, इवन जो आजकल गेम्स वगैरह जो चले हुए हैं ना उनकी भी आईडीज क्या होती हैं, हैक हो जाती हैं, ठीक है। तो वही होता है यहां पर, क्या हो रहा होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाता है आईडीज पर, ठीक है। जो हैकर्स होते हैं वो ये काम करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, हैकिंग बोला जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
या आर पॉइंटिंग डिवाइस या डिवाइसेस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है या है। ठीक, मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि या तो कोई एक होगा इन सब में से या तो ये सारे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है पहले इसको पढ़ा जाए। ए पॉइंटिंग स्टिक, बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सी ट्रैक बॉल या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अब हमको ये बताना है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक भाई नाम से ही पता चल रहा है कि इसको पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होते हैं पॉइंटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं पॉइंटिंग डिवाइस में। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो होती है वो भी आप लोग अगर देखे होंगे बुक्स वगैरह में इसके फिगर, नेट में इसके फिगर अगर आप देखे होंगे तो ट्रैक बॉल जो होती है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के पर्पज से ही यूज किया जाता है। सो ओवरऑल ये तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, इसी वजह से जो डी वाला ऑप्शन होगा यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर है। डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, Which of the following is used to find different types of media formats and deliver them as multimedia content? यानी कि निम्न में से किसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मीडिया प्रारूपों को खोजने और उन्हें मल्टीमीडिया कंटेंट के रूप में सुपुर्द करने के लिए किया जाता है। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया फॉर्मेट को ढूंढने के लिए और उन्हें एज अ मल्टीमीडिया कंटेंट उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक डिलीवर करने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, बी मीडिया प्लेयर, सी स्कैनर या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। फिर से आपको मैं बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 13 सितंबर के पेपर में, यूपी पीसीएल के पेपर में आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर सेक्शन का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 यही है। अगर आपके पास पेपर हो तो आप उसको निकाल के देख सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर के मोटिव से, इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को अपने सेट में रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ए सी प्लस प्लस, बी एमएस वर्ड, सी कोबॉल या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। भाई नॉर्मल सी बात है, सी प्लस प्लस सबको पता है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है तो ये तो नहीं होगा। ठीक, कोबॉल भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है तो ये भी नहीं होगा। और क्योंकि जब एक दो ऑप्शंस ऑलरेडी हट चुके हैं तो डी वाला भी होने से रहा, इसीलिए अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा कौन सा, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको बता दूं एमएस वर्ड क्या है, जब कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड, यानी कि हिंदी में एक बार इसको पढ़ें, डाटाबेस में संबंधित अभिलेखों के संग्रह को डैश कहा जाता है। देखो क्वेश्चन को समझो, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई डाटाबेस है और उसमें कलेक्शन है किसका, रिलेटेड रिकॉर्ड्स। रिलेटेड रिकॉर्ड्स यानी कि संबंधित अभिलेखों, यानी कि एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं, मतलब एक जैसे हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए फाइल, बी फोल्डर, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यार सिंपल सी बात है, हम जब कोई फोन हो गया या लैपटॉप हो गया या सिस्टम हो गया, उसमें जब भी हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं या फोल्डर बनाते हैं तो भाई एक ही जैसी चीज तो उसमें रखते हैं ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊं, जैसे सॉन्ग्स को ले लिया जाए। ठीक है, तो जो भगवान के गाने होते हैं जिन्हें हम लोग भजन बोलते हैं, तो भजन को हम लोग अलग फाइल में रखते हैं और पार्टी वाले सॉन्ग्स को अलग फाइल में रखते हैं। या दूसरे शब्दों में बोलूं, भजन अलग फोल्डर में जाते हैं और जो पार्टी वाले सॉन्ग्स होते हैं वो अलग फोल्डर में जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई कि फाइल भी होगा इसका करेक्ट आंसर और फोल्डर भी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ओवरऑल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी यानी कि सी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है ना, यानी कि निम्न में से कौन सा मान्य ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है, कौन सी मान्य ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है ना, फिर से देखो ध्यान से पढ़ लेना, नहीं बोला है। ठीक है ना, कौन सी ईमेल आईडी नहीं है। तो देखो क्या क्या, देखो इस क्वेश्चन में ना तुमको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब हम जीमेल बनाते हैं या ईमेल बनाते हैं तो कौन से चीजें या कौन से कोड्स हम लोग उसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कौन से कोड्स हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ लेता वैलिड, कौन सी वैलिड आईडी है, तो वहां पर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा हम लोग कोड्स होते हैं ना, जो कैरेक्टर्स होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा डाल सकते हैं और कौन सा नहीं डाल सकते। फिलहाल यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ए क्या है, success@gmail.com, बी है success@gmail.com। देखो यहाँ पर जीमेल कैपिटल कर दिया, यहाँ पे 7 था, यहाँ 7 नहीं है। ठीक है, इसके बाद सी success.institute@gmail.com। ठीक है, इसके बाद बी डी क्या है, success-institute@gmail.com। देखो सिंबल्स पे अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पर इसमें कुछ खास सिंबल नहीं है, बस यहाँ 7 लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद @gmail.com, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। success.institute@gmail.com, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, यानी कि क्यों, क्योंकि ये जो डैश लगा हुआ है ना, इसकी वजह से। डैश जो कैरेक्टर होता है इसको हम लोग नहीं डाल सकते हैं जीमेल आईडी को एंटर करते हुए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक खास बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ये भी आया हुआ है आपके 13 सितंबर वाले 2021 के यूपी पीसीएल के पेपर के सेट पर। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन उतरा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से उतरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि वेब एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डैश ऑन द वेब। ठीक है, यानी वेब पर डैश की पहचान करने के लिए वेब पता एक अनूठा पता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो वेब एड्रेस होता है इज यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डैश ऑन द वेब, यानी कि जो वेब एड्रेस होता है वो वेब पर किस चीज के लिए एक यूनिक एड्रेस हमको देता है। ठीक है ना, यानी कि किस चीज का एक यूनिक एड्रेस हमको देता है, वेब एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए लिंक, बी वेबसाइट, सी ब्राउजर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, सिंपल सी बात है, जो वेब एड्रेस होता है वो किस चीज का एड्रेस देता है, किसी भी वेबसाइट का। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो अधिकतर लोग व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करते हैं ना, ब्लू कलर का जो होता है वही होती है वेब एड्रेस। ठीक है ना, तो उस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं किसी न किसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि वेबसाइट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ सेंट्रल सर्वर यूजिंग केबल्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इज नोन एज। देखो घबराया मत करो, बड़े क्वेश्चंस को देख करके आराम से पढ़ा करो, समझ में आएगा। देखो अब हिंदी में एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। केबल और अन्य संचार उपकरणों का उपयोग करते हुए एक केंद्रीय सर्वर के माध्यम से एक साथ जुड़े कंप्यूटरों को एक समूह के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो कि आपस में कनेक्ट हो, ठीक है, किसकी मदद से, एक सेंट्रल सर्वर की वजह से। ठीक है, एक केंद्रीय सर्वर की वजह से वो लोग केंद्रीय सर्वर के माध्यम से वो लोग कनेक्ट हो और एक कम्युनिकेशन हो रहा हो उन सब के बीच में। ठीक है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी उन सब के बीच में लगी हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेट को पूरे क्या बोला जाएगा, ए लैन, बी मैन, सी नेटवर्क, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो वैसे आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नेटवर्क। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, उस नेटवर्क ही होता है जो कि आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करता है और उस नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू ही हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम्स के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जल्दी से देखो कमेंट करके, आपका ये काम है कमेंट करके ये बताना कि लैन और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाओ और लैन और मैन का फुल फॉर्म जरूर से बताना मेरे को, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो, और अगर नहीं भी देख रहे हो तो भी यार पता तो होना चाहिए ना लैन और मैन का फुल फॉर्म। तो अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विद द सिंबल, विदाउट द सिंबल, है ना, विदाउट द सिंबल इज इक्वल्स टू एक्सेल विल ट्रीट द डेटा एज, यानी प्रतीक के बिना एक्सेल डेटा को
इस प्रकार मानेगा। देखो जैसे कि जब तक हम एक्सेल जो शीट होती है हमारी, एक्सेल जिसको हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, तो एक्सेल पे हम लोग क्या है कि जब भी कोई नंबर अगर हमें डालना है, ठीक है, नंबर अगर हम डाले या फॉर्मूला अगर हमें एंटर करना है, तो फॉर्मूला के पहले अगर हम इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो वो एक्सेल इसको एज फॉर्मूला ना लेकर के क्या लेगा, ठीक है, क्योंकि देखो विदाउट लगा हुआ है, ठीक है ना, विदाउट लगा है, यानी कि इज इक्वल टू के बिना, देखो लिखा है ना बिना, यानी इज इक्वल टू के बिना, ठीक है, इज इक्वल टू के बिना अगर हम कुछ भी डालेंगे एक्सेल शीट की सेल्स पर, तो वो किस फॉर्म पे लेगा हमारे डाटा को जो हमने डाला है, ए टेक्स्ट, बी नंबर, सी फॉर्मूला, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, ठीक है ना, यानी कि अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए हमें इज इक्वल टू लगाना ही लगाना है हर हाल में, ठीक है। और अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट डालना है तो नॉर्मल टेक्स्ट तो ऐसे बस सेल को सिलेक्ट करो और टाइप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो वहां पर हमें इज इक्वल्स टू लगाना ही लगाना है, अदरवाइज एक्सेल उस फॉर्मूले को फॉर्मूला ना लेकर के वो सिर्फ क्या लेगा, एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में उसको समझेगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ था, ठीक है ना, प्रीवियस पेपर में आया हुआ था, एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, 2019 में ये आया था, ठीक है, वहीं से हम लोगों ने इसको निकाला है। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले इसको, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा इज रिफर्ड टू एज, यानी कंप्यूटरीकृत डेटा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहा जाता है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जो देखो मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर होता है उसमें सबसे छोटी साइज क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन क्या क्या है, ए बाइट, बी बिट, सी बोथ ऑफ द अबव, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि जो सबसे छोटी साइज जो होती है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बिट, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बिट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है वह कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट कर देता है एक पूरे प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, यानी परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी सिमुलेटर, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर, ए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए कंपाइलर, ठीक है ना। कंपाइलर का क्या काम होता है, यहां से जान लो कि वो प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम हो उस पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन बाय वन इंस्ट्रक्शन इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक के बाद एक निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, उसमें ये बोला था कि इंटायर प्रोग्राम, यानी कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि ये आपको सिर्फ एक वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को, यानी एक एक करके इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक एक करके, पूरे के पूरे को नहीं, पूरे प्रोग्राम को नहीं, एक साथ नहीं कन्वर्ट करता, ये एक एक करके कन्वर्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी सिमुलेटर, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा इंटरप्रेटर, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर, यानी कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक, यानी कि वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार यहां पे फिर से रिमाइंड करा दूं, यहां अभी तो हम 14 क्वेश्चन पर है, लेकिन हमारा टारगेट है 200 क्वेश्चंस। हम पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, और हम 200 का टारगेट जरूर पूरा करेंगे, ठीक है। बस वही आपको 200 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना है, उनके नोट्स बनाने हैं और उनको एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज नोन एज, यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है उसे कहा जाता है। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। यानी कि हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है कंप्यूटर, यानी कि हिंदी इंग्लिश तो जानता नहीं है कंप्यूटर, कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है। अब हमसे यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको कि वो समझता है और उसी पे अपने सारे काम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, यानी अपना प्रोसेस को वो आगे प्रोसेस करता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए असेंबली लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी मशीन लैंग्वेज या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कि कोई गेस कर सकता है। अगर आपको इसका आंसर आता है, देखो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप क्वेश्चन पढ़ो और मेरे आंसर बताने से पहले उसका आंसर जो है खट से कमेंट सेक्शन पे डाल दो, ठीक है, तुरंत डाला करो, ठीक है, इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका मैं आपको बताता हूं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, जिससे कि वो उसी लैंग्वेज में सारे प्रोसेस को करता है। अपने जितने भी प्रोसेस होते हैं स्टोरेज का या जो भी उसको प्रोसेस करना है वो इसी लैंग्वेज पर प्रोसेस करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस also called a program that tells the computer how to perform task। यानी कि हिंदी में एक बार पढ़ें, डैश निर्देशों का एक सेट है जिसे प्रोग्राम भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर को कार्य करने का तरीका बताता है। ठीक है, यानी कि अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम भी कहा जाता है और ये क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है ना। यानी कि इसको प्रोग्राम भी बोला जाता है और यही बताता है कि किसी काम को, किसी भी टास्क को कैसे करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं पहले, ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। देखो सबसे पहले प्रोग्राम तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑलरेडी ऊपर नाम दे ही दिया, तो प्रोग्राम होगा नहीं। हार्डवेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बाहरी चीजें होती हैं, हार्डवेयर तो पता ही है ना, जिसको कि हम लोग टच कर सके, फील कर सके, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर पे एक सेपरेट वीडियो है, उसको देख लेना जा करके अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक, उसके बाद डी, देखो अब जब ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हट ही गया तो डी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, बी सॉफ्टवेयर। ठीक है, बी सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर को ही हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं और यही एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी भी काम को कैसे करना है ये सिस्टम को बता रहा होता है। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 17th नंबर पे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि स्कैनर इज डैश डिवाइस। ठीक है, स्कैनर डैश डिवाइस है। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्कैनर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सी बोथ ए एंड बी है या फिर डी नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं हमसे, राउटर इज डैश डिवाइस। ठीक है, यानी राउटर डैश डिवाइस है। अब देखो ऊपर हमसे पूछ रहा था किसके बारे में, स्कैनर के बारे में, अब यहां किसके बारे में पूछ लिया, राउटर के बारे में। ठीक है, तो राउटर कैसा डिवाइस है, ए आउटपुट, बी इनपुट, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राउटर कैसा डिवाइस है। देखिए राउटर जो डिवाइस होता है वो आउटपुट के लिए भी यूज किया जाता है और इनपुट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन होगा। और इसमें आप ये चीज याद कर लीजिएगा कि ये बोथ ए एंड बी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो अब 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। 19th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स टेस्ट ओनली फॉर इक्वालिटी, यानी कि इनमें से कौन सा चयन कथन केवल समानता के लिए परीक्षण करता है। ठीक है ना, तो चलो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या क्या है, पहले ए स्विच, बी इफ, सी इफ एंड स्विच या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्विच, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, स्विच ए ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन पर। ठीक है, 28th क्वेश्चन पर चलते हैं।
20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन जावा, यानी कि इनमें से जावा में सिलेक्शन स्टेटमेंट है, यानी कि जो ऑप्शंस दिया है उनमें से कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट है जावा पे। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, ए फॉर और दोनों ब्रैकेट है, बी इफ और दोनों ब्रैकेट है, सी ब्रेक, या फिर डी कंटिन्यू। ठीक है, तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि इफ और दोनों ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं जावा। देखो यार ये क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, तो इनमें थ्योरी कुछ होती नहीं, तो समझा में कुछ सकता नहीं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल किए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, और ओ लेवल बेस्ड के सारे क्वेश्चन है तो ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल किए ही होंगे यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, डैश इज रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, डैश को सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी ये बहुत ज्यादा चला हुआ है, अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसको। ठीक है, फिलहाल आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरे आंसर बताने से पहले आप इसको कमेंट करके बताओ जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो फिलहाल अब मैं इसका ऑप्शन पढ़ता हूं, ए इंक्रिप्शन, बी हैकिंग, सी ट्रेसिंग, या फिर डी नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो देखो हैकिंग तो मैंने ऊपर ही बताया कि ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी भी सिस्टम पर। ठीक है, ट्रेसिंग तो होगा नहीं। ठीक, तो इसीलिए अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इंक्रिप्शन। ठीक है ना, इंक्रिप्शन। देखिए आजकल व्हाट्सएप जो है काफी ज्यादा ये ऐड कर रहा है अपना टेलीविजन पर, आप लोग देख रहे होंगे कि ये इसके ऐड में क्या लिखा होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब कि जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज वहां रिसीव कर रहा है, यानी कि जो सेंडर है और रिसीवर है वही मैसेज देख सकते हैं, वही मैसेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच में सर्वर पे जितने लोग आ रहे हैं वो उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ, उस पे ये फॉलो करता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, कि उसे कोई एक्सेस कर सके। ठीक है, इंक्रिप्शन और हैकिंग में डिफरेंस समझ में आ गया ना, ये यही होता है। देखो हैकिंग मतलब ये होता है कि रेस्ट्रिक्शन को तोड़ करके उसको रिसीव करना, उसको एक्सेस कर लेना किसी भी सिस्टम पर, और इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, इसी हैकिंग को रोकना। ठीक है, कि ऐसा हम इंक्रिप्शन कोड करते हैं, ऐसा इंक्रिप्टिंग करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड रहता है, कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, चलो अब 22nd क्वेश्चन पर चलते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि इन प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल टू द बैंक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक चेक के प्रसंस्करण में बैंकों के लिए सहायक है। ठीक है, अब यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि जो चेक होता है, जो बैंक वाला चेक होता है ना, ऐसे करके रेक्टेंगुलर शेप में जो चेक होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्पफुल है। ठीक है, तो ए अकाउंट नंबर, बी ड्रॉइज नेम, सी MICR, या फिर डी नन ऑफ द अबव। देखो यार अकाउंट नंबर किसी टेक्नोलॉजी में नहीं आता, ना ही ड्रॉइज नेम आता है। ठीक है, ड्रॉइज नेम और अकाउंट नंबर तो यार ये तो नॉर्मल सी बात है, तो होना ही चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं जो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, MICR। ठीक है, MICR इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए MICR का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसका करेक्ट इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। यानी देखो जो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ना, ये 12 डिजिट या 16 डिजिट का होता है, डिपेंड ऑन बैंक। ठीक है, और ये क्या होता है, इस जो ये कोड होता है ये डिजिट्स का कोड होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अकाउंट होल्डर का जो कोड होता है वो, ब्रांच कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसी एक कोड में। ठीक है, किसी भी चेक पर, जैसे अगर ये चेक है तो उसमें नीचे की तरफ ऐसे 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 लिखा होता है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, जा करके अगर घर पर चेक हो तो उसको जरूर से देख लेना, वरना नेट पर सर्च कर लेना MICR, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के इस वीडियो के, आज के लेकिन सिर्फ इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पर। हमें 200 का टारगेट पूरा करना है, मतलब करना है, और हम करेंगे। ठीक है, चलो 23 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन समूह से भिन्न है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एकदम अलग है। चलो पहले ऑप्शंस को पढ़ा जाए, ए MS ऑफिस, बी MS एक्सेल, सी MS पावर पॉइंट, या फिर डी विंडोज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और विंडोज। ठीक है ना, तो देखो अब हमको ये बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। तो देखो यार देखा जाए
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये आपस में अलग है और विंडोज अलग है। अलग कैसे है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और कहा जाए तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, एमएस ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो विंडोज है ये पूरा का पूरा एक ओएस है। ओएस है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इसको बोला जाए तो ये एक जीयूआई है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यानी कि विंडोज। विंडोज जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से एकदम सेपरेट है। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 23 क्वेश्चन ही। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपके जो 200 क्वेश्चंस यहां पर हम देंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस फंसेंगे आपके और वही आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना? चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।